हेलो फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक होगा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। देखिए, ये स्कीम सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम है। इसमें सबको उत्सुकता रहती है कि केसीसी होती क्या है। अपने को तो उत्सुकता रहती है। अपने गार्जियंस है, फादर हैं, अंकल हैं, जो लैंड ओनर है अर्थात किसान है, उनको केसीसी की जरूरत पड़ती है। तो केसीसी आप समझ लीजिए, इसमें केसीसी होता क्या है, इसमें क्या सिस्टम होता है। तो आप अपने गार्जियंस को भी आप उनको इसके बारे में गाइड कर सकते हैं। तो इसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं अभी। तो देखिए, इसमें कुछ डाटाबेस है कि केसीसी कब आया, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, ये सब अपन इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जो अपना केसीसी स्कीम है, उसको इंट्रोड्यूस किसने किया। तो इंट्रोड्यूस किया फाइनेंस मिनिस्टर श्री यशवंत सिन्हा ने, जो 1998 में फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा। उन्होंने केसीसी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। और इंट्रोड्यूस कब किया था? वो किया था 1 जून 1998 को। बजट स्पीच में उन्होंने इस केसीसी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन उठे कि केसीसी स्कीम है वो कब आई, तो इसका आंसर आपका होगा 1 जून 1998 में। और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसका आंसर आपका होगा श्री यशवंत सिन्हा। अब देखिए, केसीसी के रिगार्डिंग जो सर्कुलर आया था आरबीआई का सर्कुलर कब रिलीज हुआ? वो हुआ 5 अगस्त 1998 में। और नाबार्ड ने बाकी बैंकों को ये केसीसी का सर्कुलर कब दिया? वो दिया 14 अगस्त 1998 को। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपना मेन मकसद है कि किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अपने को कंप्लीट एग्रीकल्चर की तैयारी करनी है, ये अपना मेन मकसद है। उसके बाद में देखिए, एक इंश्योरेंस स्कीम होती है PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। जो केसीसी होल्डर्स होते हैं उनके लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था। वो लॉन्च किया गया है 14 जून 2001 को। 14 जून 2001 को ये PAIS जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है उसको लॉन्च किया गया। और किसके लिए लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया जो केसीसी ले रखा है केसीसी लोन बैंकों से, अर्थात केसीसी होल्डर्स होते हैं, उनके लिए ये लॉन्च की गई थी। इसको अपन लेटर ऑन पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, इसमें कितना प्रीमियम होता है, कितने साल के लिए होता है, ये सब अपन इसको लेटर ऑन पढ़ेंगे। अब उसके बाद में देखिए, केसीसी की वैलिडिटी कितनी होती है। आप जब कोई किसान बैंक में लोन लेता है तो जो केसीसी लोन होता है उसका वैलिडिटी कितना होता है? तो पहले इसकी वैलिडिटी थी 3 वर्ष, और 9 अगस्त 2004 को जो इसकी वैलिडिटी 3 से बढ़ा के 5 साल कर दी गई। अर्थात अगर आप किसी बैंक से केसीसी लोन लेने जाओ तो वो आपको जो लिमिट देता है वो 5 साल की लिमिट देता है। और लिमिट को आप एनहांस कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, या फिर उसको सेम रख सकते हो। ये मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा क्या होता है, कैसे होता है। फिर 29 मार्च 2012 को केसीसी स्कीम में रिवीजन हुआ और उसमें 10% और 20% का जो प्रोविजन होता है वो इंट्रोड्यूस किया गया। इसको मैं लेटर ऑन इसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद में 2012 में केसीसी जो लोन होता है उसके लिए एटीएम कार्ड इश्यू किया गया। जो रुपे कार्ड होता है अपना, एटीएम कम डेबिट कार्ड होता है, वो केसीसी स्कीम के लिए इंट्रोड्यूस्ड हुआ। उसके बाद यूनियन बजट 2018 में जो फिशरीज फार्मर होते हैं, जो मछली पालन करते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स होते हैं, उनके लिए भी केसीसी स्कीम अप्लीकेबल की गई। और वो कब की गई? वो 2018 में की गई। तो देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। जनरली क्वेश्चन उठता है यहाँ से 1 जून 1998 को, और दूसरा उठता है PAIS का फुल फॉर्म जनरली। बाकी आप सबको ध्यान रखिए, इसमें ये अपना केसीसी का थोड़ा बहुत डाटाबेस है। उसके बाद में देखिए, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट कैसे है? जो केसीसी स्कीम है उसका मॉडल किसने प्रिपेयर किया? तो उसका मॉडल किया गया था नाबार्ड ने किया उसका मॉडल। और किसके रिकमेंडेशन से किया? तो रिकमेंडेशन एक कमेटी बनी थी, RV गुप्ता कमेटी, जिसके चेयरमैन RV गुप्ता थे। उस कमेटी के हेड थे RV गुप्ता। उनकी अध्यक्षता में केसीसी से रिलेटेड रिकमेंडेशन दी गई नाबार्ड को, और ये नाबार्ड के द्वारा इस केसीसी मॉडल को प्रिपेयर किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि केसीसी का मॉडल किसने प्रिपेयर किया? तो उसका आंसर जाता है अपना नाबार्ड। उसके बाद में केसीसी का मकसद क्या है, इसका एम क्या है? तो इसका एम है कि किसान क्रेडिट कार्ड इश्यू करना फार्मर्स को। और वो किसान क्रेडिट कार्ड किस बेसिस पे इश्यू करना? तो वो इश्यू करना उनके पास कितनी जमीन है, अर्थात उनकी होल्डिंग के आधार पे। ऑल इंडिया में यूनिफॉर्म अडोप्शन बाय द बैंक सो दैट फार्मर्स में यूज देम टू रेडियली परचेज एग्रीकल्चरल इनपुट सच एज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा
एंड ड्रॉ कैश फ्रॉम देयर प्रोडक्शन नीड्स। तो देखिए इसका उद्देश्य मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि किसान क्रेडिट कार्ड इश्यू करना और किन के लिए करना, तो उन फार्मर्स के लिए करना जिनके पास जमीन है, उनके पास लैंड होल्डिंग है। और किसके लिए करना, तो एग्रीकल्चरल इनपुट्स के खरीदने के लिए, एग्रीकल्चरल बिजनेस करने के लिए या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए उनको पैसे की उपलब्धता करवाना बैंक से, ये मेन मकसद केसीसी का था। अब 2004 में क्या हुआ, ये जो अपन एग्रीकल्चरल इनपुट से रिलेटेड थे उनको एलाइड और नॉन फार्म एक्टिविटी के लिए भी केसीसी को एलिजिबल किया गया कि आप 10% और 20% का जो कॉन्सेप्ट है वो आप नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपका 1 लाख का लोन आपका लिमिट बन रहा है, तो 1 लाख का 10% अर्थात 10,000 और 20% अर्थात 20,000, तो कितना हो गया टोटल, ये हो गया अपना 30,000। तो वो लिमिट कितना लेने को एलिजिबल है, वो 1,30,000 लिमिट लेने को एलिजिबल है। ये 10% 20% का आगे मैं फिर से आपको फॉर्मूले में समझा दूंगा। जहां लैंड के हिसाब से उसको 1,00,000 रुपए की लिमिट बन रही थी और एलाइड एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए उसको एक्स्ट्रा 30% उस लोन लिमिट का उसको मिल रहा है, अर्थात 1,30,000 रुपये उसको मिल रहा है। तो वो 2004 में इस पर्पज के लिए एलिजिबल किया गया और इस स्कीम को 2012 में रिवाइज किया गया। और रिवाइज किसके अंडर में, तो श्री टी.एम. बेसिन जो सीएमडी थे इंडियन बैंक के, उनकी अध्यक्षता में इसको रिवाइज किया गया और इसके लिए उन्होंने रिकमेंड किया कि इसमें एटीएम कार्ड या रुपए कार्ड, इसमें किसान क्रेडिट कार्ड इश्यू किए जाए। तो रिवाइज करके उसमें एटीएम कार्ड को इश्यू करने के लिए श्री टी.एम. बेसिन ने इसको रिकमेंडेशन दिया। वो उस वक्त इंडियन बैंक के सीएमडी थे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो देखिए अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्कीम, ये स्कीम कहाँ तक अप्लीकेबल है, अर्थात इसको कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है, कौन इसको अपना सकता है। तो इसकी अप्लीकेबिलिटी है अपनी जो कॉमर्शियल्स बैंक होती हैं, जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, ये सब बैंक्स क्या करती हैं, ये इसके लिए एलिजिबल हैं, ये इस केसीसी के अंडर लोन दे सकती हैं। इसके अलावा जो कॉमर्शियल अपने नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनके अलावा आरआरबीज हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया और कोऑपरेटिव बैंक हो गया, जैसे अपनी सहकारी बैंकें होती हैं, ये सब बैंकें इसमें एलिजिबल होती हैं। और एलिजिबिलिटी अर्थात ये इसमें लोन कौन कौन से लोग ले सकते हैं, तो इसमें फार्मर्स ले सकते हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स, अर्थात मान लीजिए किसी के पास 1 हेक्टेयर जमीन है और उसमें एक सिंगल फार्मर, वो सिंगल फार्मर उसका लैंड ओनर है, तो वो इंडिविजुअल फार्मर हो गया। या फिर जॉइंट बोरोवर्स हु आर ओनर कल्टीवेटर, अर्थात इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए उसमें 5 नाम है, उस जमीन में 5 नाम है और 5 के नाम पे 1 हेक्टेयर है, तो उसको बोलते हैं जॉइंट बोरोवर्स, अर्थात एक से अधिक उस जमीन के ओनर होना। तो जॉइंट बोरोवर्स को भी केसीसी मिल सकता है। उसमें क्या है, उसमें किसी एक बंदे को अप्लीकेंट बनाया जाता है, उसके नाम पे खाता खुलेगा और बाकी जो 4 पर्सन है उसको को अप्लीकेंट बनाया जाएगा, अर्थात वो क्या करेंगे, इसमें सहमति देंगे कि ये फला फला बंदा हमारे बिहाफ पे इस सर्वे नंबर या इस खाता नंबर, खसरा नंबर पे लोन लेने के लिए एलिजिबल है। तो इस तरह से जॉइंट बोरोवर्स भी केसीसी लोन को ले सकते हैं। इसके अलावा टीनेंट फार्मर हो गए और ओरल लीजेज हो गया और शेयर क्रोपर्स हो गया, ये सब प्रकार के फार्मर्स होते हैं, वो भी इनको केसीसी के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, या फिर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स होते हैं फार्मर्स के, वो भी केसीसी के लिए एलिजिबल होते हैं, वो केसीसी लोन किसी बैंक से ले सकते हैं। तो ये केसीसी की एलिजिबिलिटी हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि केसीसी में जो अपना लोन होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई फार्मर एकदम बैंक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चले, रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार उस केसीसी लोन को अगर टाइम पे रिन्यू करवाता है तो उसको इससे सस्ता लोन कहीं मिल नहीं सकता। ये मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि
अगर वो बैंक की रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चला, कब रिपेमेंट करना है, कब इसको रिन्यू करना है, कब इसका रिव्यू या रिन्यूअल करवाना है, इन सब का ध्यान रखकर अगर वो बैंक में अपना क्रेडिट अच्छा रखता है तो इस लोन से सस्ता कोई लोन नहीं होता है। अब देखिए, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो केसीसी पे जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, उसका जो सर्कुलर है उसके अनुसार, उनकी गाइडलाइंस के अनुसार 3 लाख रुपए तक अगर कोई फार्मर लोन लेता है तो उनको 9% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट रेट लगता है। अब देखिए, 9% में से क्या होता है, 2% होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक्स को देती है। मान लीजिए 1 लाख लोन है अपना, इसका 9,000 रुपये ब्याज आया, 9,000 रुपये इसमें ब्याज आया। 9,000 में से 2,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस बैंक के खाते में, उनके पीएनएल में क्रेडिट कर देता है। अब देखिए, उसमें 3% जो इंटरेस्ट सबवेंशन होता है वो फार्मर्स को दिया जाता है। अर्थात बैंक क्या करेगी, ये 3% है उस लोन का वो फार्मर्स के खाते में डाल देगा, अर्थात 3%। बाकी कितना बचा, 9,000 में से अगर 5,000 अपन निकालते हैं इसमें से तो कितना बचा, इसमें बचा 4,000 रुपये। और ये 4,000 रुपये फार्मर्स को उस 1 लाख लोन पे ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसका अगर क्वेश्चन उठता है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है अपना 4%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है। तो देखिए, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। 9% में से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2% जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो बैंक के खाते में डाल देता है, अर्थात किसान को कितना लगा, 7%। किसान को 7% लगा और 7% में से भी उसको 3% मिल जाता है, तो बचा कितना, 4%। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है। ये बात थी अपनी 3 लाख के लोन तक की। अगर कोई फार्मर 3 लाख से ज़्यादा लोन ले तब क्या होगा। तब देखिए, मान लीजिए वो 5 लाख का लोन लेता है, 5 लाख के लोन में 3 लाख तक तो यही सिस्टम रहेगा जो पहले था। बाकी का 2 लाख है, उस पर क्या होगा, उस पर जो एक्चुअल रेट है, एक्चुअल 9% है, वो डिपेंड करता है आरबीआई कितना इसमें इंटरेस्ट रेट रखती है, वो 9.5 रखती है, 10 रखती है, वो डिपेंड करता है आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार। तो 3 लाख से ऊपर जब लोन होता है तो 3 लाख तक उसको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, और 3 लाख के बाद का लोन होता है जो 2 लाख बचा, मान लीजिए 5 लाख था, तो उसमें उसको पूरा उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ये हो गया अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद में बात करते हैं रीपेमेंट पीरियड की, अर्थात जो अपने केसीसी लोन लिया है उसको रीपेमेंट कब करना पड़ेगा। तो रीपेमेंट का सिस्टम क्या होता है, इसमें रीपेमेंट होता है 6 मंथ में। 6 मंथ में कैसे कि जो फार्मर्स हैं उनका क्रॉप का पैसा कब आता है। मान लीजिए उन्होंने व्हीट क्रॉप उगाई, व्हीट क्रॉप उगाने के बाद में वो बेचेगा कब, वो उसको पकने के बाद में। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चरल सीजन है वो 6-6 महीने के अपन मानते हैं जनरली, 5 महीने या 6 महीने, 5 महीने 6 महीने। तो फार्मर के पास पैसा कब आएगा, सीजन में उनका क्रॉप पकेगा तो हार्वेस्टिंग करेगा, हार्वेस्टिंग करने के बाद में उसको सेल करेगा, सेल करने के बाद में पैसा आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 6-6 महीने पे इसका इंटरेस्ट चुकाने का इसमें रिपेमेंट सिस्टम कर रखा है। तो देखिए, इंटरेस्ट रिपेमेंट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन, जो हार्वेस्टिंग करते हैं उस टाइम इंटरेस्ट पेमेंट, और जो केसीसी लोन है उसका रिव्यू रिन्यूअल बिफोर 1 ईयर कंप्लीशन। मान लीजिए किसी फार्मर ने 20/5/2020 को केसीसी लोन लिया, तो उसको 6 महीने के अंदर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 20/5/2021 है उससे पहले उस लोन को रिन्यू करना पड़ेगा, या फिर रिव्यू या रिन्यूअल करना पड़ेगा। बैंक में जाके उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो बाकी का इंटरेस्ट बचा है 6 महीने का, वो इंटरेस्ट और प्लस जो उसका प्रिंसिपल था वो उसको एक बार टर्न ओवर करना पड़ेगा, उसमें उसको घुमाना पड़ेगा। जैसे राजस्थान में अपन बोलते हैं, अपनी सहकारी बैंकें होती हैं, जो आरआरबी होती हैं, उनमें बोलते हैं ना जैसे कि नया पुराना कर दिया, खाते को नया पुराना करता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक बार इसकी एंट्री घुमानी पड़ती है। एंट्री घुमाने का मतलब उसमें एक बार आपको उसका प्रिंसिपल है उसको डाल देना है और वापस उसको उठा लेना है। लगभग बैंकों में यही सिस्टम चलता आ रहा है। तो उस समय क्या होता है, आप ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाइए, और बैंक वाला अगर आपको एलिजिबल समझेगा तो वो उसको रिव्यू या रिन्यूअल कर सकता है। अब रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो रीपेमेंट पीरियड बैंकों पे भी डिपेंड करता है कि वो कब लेना चाहते हैं। वो सब बैंकों में
थोड़ा बहुत इसमें 19-20 अंतर होता है। फिर सैंक्शन विल बी वैलिड फॉर 5 ईयर्स, अर्थात मान लीजिए मैं आज गया 25/5 को मेरा लोन सैंक्शन हुआ, तो मेरा लोन 20/5/2025 तक वैलिड है, मैं 5 साल तक उसको चला सकता हूँ। फिर अगर फार्मर चाहे कि मैं उसको आगे बढ़ाना है तो उसको फिर से वो उसको रिव्यू रिन्यूअल करके वो उसकी 5 साल की अवधि को और बढ़ा सकता है, पर मिनिमम स्टार्टिंग में इसका जो वैलिडिटी है वो 5 साल के लिए होता है और इसको हर वर्ष इसको रिव्यू या रिन्यूअल करवाना पड़ता है। फिर मार्जिन की बात करें तो जनरली मार्जिन नील रखा जाता है, फार्मर से मार्जिन नहीं लिया जाता है, बाकी डिपेंड करता है इंडिविजुअल बैंकों पे। जनरली इसमें कोई मार्जिन नहीं लिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं सिक्योरिटी की। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो केसीसी का पोर्शन है उसमें यहाँ से सिक्योरिटी पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आरबीआई गाइडलाइंस देती है, उसके अकॉर्डिंग अपन सिक्योरिटी लेते हैं। तो इसमें प्राइमरी सिक्योरिटी कौन सी होती है, अगर क्वेश्चन आता है कि केसीसी लोन में प्राइमरी सिक्योरिटी कौन सी है, तो उसमें हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप्स का हाइपोथिकेशन होता है, वो इसकी प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन एक्चुअली होता क्या है, तो मैं केसीसी में अपनी क्रॉप्स का ही आपको एग्जांपल बता देता हूँ, आपको इससे समझा देता हूँ। हाइपोथिकेशन क्या होता है कि 2 वर्ड होते हैं पोजेशन, अर्थात उसका अधिकार और ओनर। तो इसमें 2 वर्ड आते हैं पोजेशन और ओनर। तो जो इस प्रकार की जो ये सिक्योरिटी होती हैं, अपन क्रॉप का एग्जांपल ले रहे हैं, तो देखिए कोई किसान बैंक से लोन लेता है, लोन लेने के बाद में उसने अपनी क्रॉप्स को हाइपोथिकेट कर दिया, अर्थात बैंक के बिहाफ में उस क्रॉप को हाइपोथिकेट कर दिया, और जबकि उसका पोजीशन है, उसका जो क्रॉप है वो किसके पास रहता है, वो बैंक वाले के पास नहीं रहता है, वो क्रॉप रहता है वो फार्मर के पास रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो बैंक के बिहाफ में बोरोवर होता है वो उसका ओनर होता है, उसका फिजिकल पोजीशन होता है वो ओनर के पास में होता है, अर्थात वो क्रॉप्स है वो ओनर अपने हिसाब से बेचेगा, ओनर अपने हिसाब से उसको प्रोड्यूस करेगा। अगर इन केस फ्यूचर में वो डिफॉल्ट करता है तो बैंक उस प्रॉपर्टी को, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को वो अपने अंडर में ले सकता है। तो देखिए मैं इसमें बोला है कि मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको अपन जल्दी से इजीली केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसको इजीली अपन केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे क्रॉप्स हैं तो क्रॉप्स को अपन बेच के जल्दी से पैसा ले सकते हैं, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। अब जो हाइपोथिकेशन है, हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप्स है, वो इसका प्राइमरी सिक्योरिटी होता है। तो देखिए इसमें 1 लाख रुपए तक कोई इसमें सिक्योरिटी नहीं थी। फिर 2019 में दूसरे महीने में आरबीआई ने जो कोलेटरल फ्री लिमिट थी उसको 1 लाख से 1.60 लाख रुपए कर दिया, अर्थात 1.6 लाख रुपए तक बैंक को कोई सिक्योरिटी नहीं लेनी है केसीसी लोन पे। पर जनरली क्या करती हैं, बैंक अपना सेफगार्ड देखती हैं, बैंक सिक्योरिटी इसमें ले लेती हैं। और इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी होती है, कोलेटरल सिक्योरिटी होती है उसकी ज़मीन पे चार्ज क्रिएट किया जाता है, जो राजस्थान में अपन रहन बोलते हैं, गुजरात में इसको बोझा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है वो उसकी एग्रीकल्चरल लैंड होती है, और उसमें बैंकों को इसमें सिस्टम जहाँ पे ऑनलाइन चार्ज क्रिएट किया जाता है वो बैंकों को सिस्टम दिया होता है, वो बैंकें खुद ही उस एग्रीकल्चरल लैंड पे फार्मर्स की सहमति से उसमें चार्ज क्रिएट कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कौन सा उठता है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है अपना प्राइमरी सिक्योरिटी, हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप्स, और 1.60 लाख रुपए तक कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती है। और इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी, तो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है इसमें उसका एग्रीकल्चर लैंड, और उस पर चार्ज क्रिएट किया जाता है। तो देखिए कोलेटरल सिक्योरिटी में यहाँ पे एग्री लैंड होती है। फिर आगे बात करें अपन इसका डिस्पर्समेंट, जो लोन का डिस्पर्समेंट होता है, लोन कैसे डिस्पर्स किया जाता है, तो वो फार्मर्स की नीड के अकॉर्डिंग उसको डिस्पर्स किया जाता है। और उस डिस्पर्समेंट की जो नेचर होती है वो रिवॉल्विंग केस क्रेडिट फैसिलिटी, अर्थात वो उस खाते में जमा भी करा सकता है और निकाल भी सकता है, वो जितना चाहे उस खाते में ट्रांजेक्शन कर सकता है, अर्थात देयर शुड बी नो रेस्ट्रिक्शन इन नंबर ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, वो कितना भी उसमें डेबिट और क्रेडिट कर सकता है। द ड्राविंग लिमिट फॉर द करंट सीजन ईयर कुड बी अलाउड टू बी ड्रॉन यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग डिलीवरी चैनल, वो उस केसीसी लोन से कैसे कैसे पैसे निकाल सकता है, तो वो ब्रांच में जाके वो वाउचर से या फिर चेकबुक से वो पैसे निकाल सकता है, फिर एटीएम कार्ड से
वो पैसे निकाल सकता है, या फिर अपने जो बीसी होते हैं, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट्स होते हैं, या अपने बैंकिंग के आउटलेट्स होते हैं, जो बैंकिंग कियोस्क होते हैं, वहाँ से वो पैसा निकाल सकता है, या फिर पीओएस मशीन से उसको स्वाइप करके एटीएम कार्ड को वैसे निकाल सकता है, या फिर डीलर्स के पास पीओएस होते हैं, वहाँ से वो निकाल सकता है, फिर वो मोबाइल से भी उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। वेरियस टाइप के मोड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, जिससे वो केसीसी लोन से या केसीसी लोन खाते से वो पैसा निकाल सकता है। तो देखिए, ये एक्चुअली लोन नहीं है, ये ओवरड्राफ्ट है। जो ओडी लिमिट होती है अपनी, उस टाइप का ये लोन होता है, और उसमें एटीएम की सुविधा भी होती है। इसके बाद देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड, जो केसीसी कार्ड उनको दिए जाते हैं, और वो कंपलसरी होते हैं। जैसे ही आपका लोन अकाउंट खुलेगा, उससे आपको ऑटोमेटिक वहाँ से केसीसी कार्ड आ जाएंगे, किसान कार्ड आ जाएंगे, और उसका जो व्यू है वो ऐसा होता है। उसमें रुपए कार्ड होता है, और ये डेबिट कार्ड की तरह काम करता है। यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम, यहाँ पे वैलिडिटी और कार्ड का नंबर, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उस किसान का आधार नंबर लिखा होता है। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड का व्यू हो गया। उसके बाद स्केल ऑफ फाइनेंस, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे स्केल ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि पर एकड़ या फिर पर हेक्टेयर किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कितना लोन देती है बैंक, उसको बोलते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस। तो देखिए, द स्केल ऑफ फाइनेंस विल बी फिक्स्ड बाय द डीएलटीसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। जो डीएलटीसी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, उसके द्वारा स्केल ऑफ फाइनेंस उस एरिया के लिए डिसाइड किए जाते हैं। जिस एरिया में जहाँ की डीएलटीसी है, वो उसी के हिसाब से पर एकड़ या पर हेक्टेयर वो इकाई क्षेत्र के लिए किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए या पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए वो स्केल ऑफ फाइनेंस एक निश्चित रकम डिसाइड करेगी कि इसको इस एरिया में यहाँ पे इतना पैसा मिलना है इसके लिए, तो उसको बोलते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस। और डीएलटीसी डिसाइड कैसे करती है, तो वहाँ की जो लोकल कॉस्ट होती है उस एरिया की पर्टिकुलर किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए कितना लगभग उसमें अपने को खर्चा होता है, कैसे उसके हिसाब से वो उसको बेसिस मान के स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है। उसके बाद में एमपीएल, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, परमिसेबल मतलब उसको परमिशन दी जा सकती है। तो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट कितनी होती है, मैंने बताया था कि किसान क्रेडिट कार्ड है, उसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है। तो एक बार में 5वें साल तक का लोन आपको सैंक्शन किया जाएगा, और दर वर्ष आपका रिव्यू रिन्यूअल होगा उस लोन का। तो 5वें साल की जो लिमिट बनती है उसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट। मैं आपको एग्जांपल में बता दूंगा कि ये इसकी मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट होती है, और उसी को ही अपन बोलते हैं केसीसी लिमिट। फिर फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट और लोन अमाउंट। अब अपन क्या करते हैं, ये लोन कैसे प्रोसेस किया जाता है, इसका लिमिट डिसाइड कैसे किया जाता है, तो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए एक फार्मर है, वो 2 क्रॉप उगाता है एक साल में, और डीएलटीसी के द्वारा स्केल ऑफ फाइनेंस खरीफ क्रॉप के लिए, और खरीफ क्रॉप में वो उगाता है कॉटन क्रॉप, और उसके लिए स्केल ऑफ फाइनेंस है 85,000 पर हेक्टेयर। और रबी क्रॉप में वो उगाता है पोटैटो, और उसके लिए जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो 72,000 रुपये पर हेक्टेयर है। और उसके पास जमीन कितनी है, जमीन है उसके पास 2 हेक्टेयर जमीन। तो देखिए, 2 क्रॉप उगा रहा है और 2 हेक्टेयर में उगा रहा है, और खरीफ में वो कॉटन उगा रहा है और रबी में पोटैटो उगा रहा है। तो उसके पास इतना डाटा है। अब बैंक क्या करेगी, बैंक एक स्केल ऑफ फाइनेंस बनाएगी, उसका क्रेडिट लिमिट या लोन अमाउंट या लोन लिमिट बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, अब देखिए इस एग्जाम्पल को अपन डिटेल में देखते हैं। इसमें क्या था कि खरीफ सीजन में जो कॉटन क्रॉप लगा रहे थे और 2 हेक्टेयर में लगा रहे थे, और कॉटन का स्केल ऑफ फाइनेंस था 85,000 रुपये। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 85,000 रुपये पर हेक्टेयर था, तो 2 हेक्टेयर में उसका दुगुना हो जाएगा। तो कितना अमाउंट बनेगा कॉटन के लिए, वो 1,70,000 रुपये, अर्थात 1,70,000 रुपये। और रबी में अपन पोटैटो क्रॉप लगा रहे थे, पोटैटो 2 हेक्टेयर में लगा रहे थे, और पर हेक्टेयर उसका 72,000 रुपया था। तो 2 हेक्टेयर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1,44,000 इसका लोन लिमिट बन जाता है पोटैटो के लिए। अब दोनों का योग होता है अपना 3,14,000 रुपये। अब देखिए, मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, 10% का और 20% का। तो 10% का कॉन्सेप्ट क्या है, जितना अपना टोटल हो रहा है रबी और खरीफ क्रॉप का लोन अमाउंट, उसका 10%। किसका 10%, 3,14,000 का 10%। और वो 10% किसके लिए दिया जाता है, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे
तो टुवर्ड्स पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और कंजम्पशन, अर्थात हार्वेस्टिंग के बाद में जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे अपन ने क्या किया, घर पे ले जाना, उनको सफाई करवाना, उनकी क्लीनिंग करवाना, ये सब, या फिर किसी फार्मर के लिए अपनी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो खर्चे होते हैं, पर्सनल कंजम्पशन के लिए होते हैं, तो ये 10% उनका कैलकुलेशन करके, उनकी लिमिट का कैलकुलेशन करके उनको दिया जा सकता है। तो लोन कितना हो गया, लोन हो गया 3,14,000 तो बन रहा था, प्लस उसका 10%। उसके बाद में 20% का कॉन्सेप्ट क्या था कि उसका जो लिमिट है 3,14,000, उसका 20% कितना हो गया, 20% होता है उसका 62,800 रुपये। और किसके लिए दिया जाता है, वो दिया जाता है टुवर्ड्स फार्म मेंटेनेंस, जो फार्म में उसका खेत है उसमें मेंटेनेंस के लिए 62,800 रुपये उसको 20% लोन का दिया गया। तो टोटल लिमिट होता है वो फर्स्ट ईयर का, वो कितना हो गया, 3,14,000 प्लस 31,400 प्लस 62,800, तो पहले साल की जो लिमिट होगी उसको 4,08,200 रुपये हो गया। अब देखिए दूसरे साल की लिमिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो इसमें आरबीआई कहती है कि आप किसान को 10%, हर साल 10% एनहांसमेंट दे सकते हो। अगर किसान रेगुलर रहता है बैंक में, टाइम पे ब्याज बढ़ता है और टाइम पे लोन को रिन्यू करवाता है, तो उसको 10% लोन का, पिछले साल की लिमिट का, उसको 10% इन्हांस करके उसको दे सकते हो। तो पहले साल की लिमिट कितनी थी, 4,08,200 रुपये थी, उसका 10% कितना हुआ, तो उसका 10% हुआ 40,820 रुपये। तो वो पहले साल की लिमिट में 40,820 रुपये उसमें जुड़ के और सेकेंड साल का लिमिट बना लेगा। अब सेकेंड ईयर का जो लिमिट है उसका 10% वो जुड़ के थर्ड ईयर का लिमिट बना लेगा, और थर्ड ईयर का जो लिमिट है उसका 10% और थर्ड ईयर का लिमिट को जोड़ के फोर्थ ईयर, ऐसे करके पांचवें साल की लिमिट अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। और पांचवें साल की लिमिट को अपन बोलते हैं एमपीएल, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट। तो अर्थात जो केसीसी लोन का लिमिट डिसाइड किया जाता है वो 5 साल के लिए किया जाता है। तो वैलिडिटी कितनी होगी केसीसी लोन की, मिनिमम 5 साल। और मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट क्या होता है, जो 5वें साल की लिमिट होती है। अर्थात जो अपन इस एग्जाम्पल में देखें तो 5,97,645.62 जो रुपया है वो हो गया अपना 5वें साल का मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट। और जो चार्ज क्रिएट किया जाता है, जो अपन राजस्थान में बोलते हैं रहन, जमीन पे जो चार्ज क्रिएट किया जाता है वो 5वें साल की लिमिट का किया जाता है। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो अपन डॉक्यूमेंट देते हैं बैंक में, वो 5वें साल की लिमिट के डॉक्यूमेंट भरे जाते हैं। तो अब देखिए ये 10% एनहांसमेंट आप हर साल ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे आपका लिमिट है 4,08,200 रुपये, मान लीजिए उसका ब्याज आया आपका, मैं हाइपोथेटिकल ऐसे बता देता हूँ, मान लीजिए उसका 20,000 आपको ब्याज आया, तो आप क्या करेंगे, आप 6 महीने में उसको ब्याज भर देंगे। और जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तो टाइम से 5 या 4 दिन पहले उसको इसमें टर्न ओवर करके पूरा प्रिंसिपल भर के कागज़ रिन्यू करवा के उसमें आप ये 20,000 ब्याज भरेंगे, ये प्रिंसिपल भरेंगे। प्रिंसिपल और ब्याज भरने के बाद में आप दूसरे साल की लिमिट है 4,49,020 रुपये है, उसको अवेल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपका जो केसीसी का लिमिट 4,08,200 से बढ़ के 4,49,020 रुपया हो जाता है, ऐसे ही 10%। अब देखिए अगर बोरोवर रेगुलर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर रेगुलर नहीं रहता है तो उसको बहुत नुकसान होता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए किसी किसान ने 1,00,000 रुपए का लोन लिया, उसको कितना परसेंट ब्याज लग रहा था, तो उसको 7% लग रहा था, इफेक्टिव 4% लग रहा था। तो उसको एक साल में 1,00,000 पे कितना देना पड़ रहा था बैंक को, तो 4,000 रुपये। अब क्या होगा, अगर वो तारीख निकल गई उसकी रिन्यूअल के लिए तो खाता उसका ओवरड्यू हो गया। ओवरड्यू होने से उसका जस्ट 12% से 14% के बीच में उसको ब्याज दर लगने लगती है। तो मान लीजिए 14% लग रहा है, तो उसको कितना भरना पड़ेगा फिर, 14,000 रुपये। और इसमें कोई 2% सबवेंशन नहीं होगा, कोई 3% सबवेंशन नहीं होगा, तो 1,00,000 का वो 14,000 उसमें चुकाएगा। तो यहाँ देख लीजिए कहाँ 4,000 और कहाँ 14,000, 10,000 का नुकसान हो गया। तो अगर फार्मर रेगुलर रहता है तो उसके लिए सबसे सस्ता लोन होता है। ये अपना लिमिट का कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है। अब वो भले ही 3 क्रॉप लगाए या 1 क्रॉप लगाए, इसी बेसिस पे सबका कैलकुलेशन किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं अपन PAIS, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। ये कब आई थी, तो ये 14 जून 2001 को आई थी। 14 जून 2001 को ये स्कीम
आई थी। और किसके कौन एलिजिबल है इसमें, तो जितने केसीसी होल्डर्स होते हैं वो एलिजिबल हैं। और इस स्कीम का मेन मकसद क्या था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अर्थात अगर किसी एक्सीडेंट से फार्मर्स को कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए वो इंश्योरेंस कवर होता है। और इंश्योरेंस कवर कितना होता है, वो 50,000 मैक्सिमम होता है। और इसमें जो फार्मर्स की आयु है, एज है, कितने साल तक का फार्मर उसको अवेल कर सकता है इस इंश्योरेंस स्कीम को, तो 70 साल से कम वर्ष का या फिर 70 साल वाला फार्मर होता है, उसकी आयु 70 साल होती है, तो वो इस इंश्योरेंस स्कीम को ले सकता है। अब रिस्क कवर्ड, इसमें रिस्क कौन कौन सी कवर करता है, तो डेथ होता है तो इसमें 50,000 रुपये उसके नॉमिनी को मिलता है। या फिर परमानेंट या टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, उसमें परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर टोटल डिसेबिलिटी हो जाए तो उसको 50,000 रुपये का कवर होता है। और लॉस ऑफ टू लिम्स और बोथ आई, और देखिए इसमें अगर वन लिम्ब या वन आई का नुकसान होता है, अर्थात एक भुजा या फिर एक आंख अगर किसी दुर्घटनावश उसका चला जाता है तो उसको 25,000 रुपये तक का कवर मिलता है इस इंश्योरेंस स्कीम के अंडर में। इसके बाद में इसमें देखते हैं पीरियड कितना होता है इस इंश्योरेंस का, तो इसका पीरियड होता है 1 साल के लिए, अर्थात आप 1 साल के लिए पे करोगे प्रीमियम, तो 1 साल तक, अगर आप चाहो तो इसको 3 साल तक भी इसका प्रीमियम पे कर सकते हो, अर्थात इकट्ठा 3 साल के लिए और इकट्ठा 1 साल के लिए। तो देखिए 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम बाय द इंश्योरेंस कंपनी वेयर एनुअल प्रीमियम इज पेड। अगर किसान चाहता है कि मैं एनुअल प्रीमियम पे करूंगा, 1 साल के लिए प्रीमियम पे करूंगा, तो उसको दूसरे साल अगर उसको रिन्यू करना तो उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और अगर किसान चाहे कि मैं 3 साल के लिए एक साथ प्रीमियम पे करता हूं तो उसकी ड्यूरेशन हो जाएगी 3 साल। अब प्रीमियम कितना है, तो प्रीमियम है 15 रुपए पर केसीसी होल्डर, अर्थात हर केसीसी होल्डर के लिए 15 रुपए। अगर वो 1 साल के लिए प्रीमियम पे करता है तो उसको 15 रुपए साल के, और 3 साल के लिए करता है तो उसको 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 रुपए 3 साल के। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकलता है, क्वेश्चन निकलता है कि इसमें जो प्रपोर्शन होता है बैंक का और फार्मर का, तो इसमें जो प्रीमियम है उसका 2 पोर्शन, 2 भाग बैंक देगी और 1 पोर्शन 1 भाग देगा फार्मर। मान लीजिए 15 रुपए दे रहा है तो 10 रुपए बैंक देगी और 5 रुपए देगा फार्मर इस प्रीमियम के लिए। और दिस स्कीम इज नाउ इनवॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री या फिर कहते हैं ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि किसान को इसको हर केसीसी लेने के बाद में लेना ही लेना होगा। इसको इनवॉल्यूंट्री बना दिया गया है कि किसान की इच्छा हो तो ले सकता है और इच्छा नहीं हो तो नहीं ले सकता है। ये होता है अपना पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका रेशियो का बनता है, बाकी सारे क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा इसको। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे जो एप्लीकेशन है उसको फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके, क्योंकि हम आपको हर दिन नया नया वीडियो और नया नया स्टडी मटेरियल डिटेल में कंप्लीटली प्रोवाइड करवा रहे हैं।